हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम कर रहे हैं क्लास 8 एसएसटी जीएसईबी बुक से सेमेस्टर 2 का चैप्टर नंबर 8 इंडिया चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अब बच्चों, हमारा देश इतना बड़ा है, हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी होंगे और काफ़ी सारे सॉल्यूशंस भी हम जानेंगे आज इस चैप्टर में। तो बहुत मज़ेदार ये चैप्टर है जिसके अंदर ज्ञान का भंडार है और इसमें आपको और मेरा दोनों का योगदान होना चाहिए। क्या क्या सॉल्यूशंस बताए हैं वो भी हमें यहाँ पर अपने जीवन में उतारने हैं। तो चलो समझते हैं चैप्टर को। In the modern times, the external means of development have changed, but the internal means of development have more or less remained the same. आज के समय में एक्सटर्नल डेवलपमेंट मतलब कार चाहिए, बंगला बनाना है, ये करना है, वो करना है, तो ठीक है, लेकिन जो इंटरनल जो डेवलपमेंट है, जो हमारी सोच ब्रॉड होनी चाहिए, जो हमारी सोच समझदारी वाली होनी चाहिए कि बच्चे दो ही अच्छे, या फिर शादी ब्याह पे अननेसेसरी खर्चा नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें अभी भी चेंज नहीं हुई हैं। Honesty, moral values, awareness towards the rights and duties of citizens, traffic awareness, sensitivity towards environment, scientific attitude, etc. आज भी हमें अपने जो कहते हैं ना राइट्स, हमारे अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। हम लोगों के अधिकारों को भी कोई वैल्यू नहीं देते हैं। हम साइंटिफिक, हमारी कोई एटीट्यूड ही नहीं, अभी भी हम ऑर्थोडॉक्स या फिर वो कहते हैं ना जो अंधश्रद्धा में बिलीव करते हैं। हमारी कोई सेंसिटिविटी है ही नहीं, एनवायरनमेंट को भी हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। ट्रैफिक पे भी देखो नियम कानून हम तोड़ रहे हैं। तो आज भी हमारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, गलतियां हैं जिसको हमें सुधारना है। तो देखो, हैव नॉट डेवलप्ड एज मच एज द मटीरियल डेवलपमेंट। मटीरियल डेवलपमेंट आजकल हम लोग खूब महंगी महंगी चीज़ें यूज़ करते हैं, लेकिन अभी तक हमारा इंटरनल डेवलपमेंट नहीं हुआ है। Social levels like superstitions, illiteracy and ignorance still prevail in our society. अंधविश्वास, अनपढ़ गंवार रहना और सोसाइटी में अभी भी इग्नोरेंस अभी भी चल रही है। हम लोग किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं देते हैं। Institutions of the local self-government, educational institutions and non-government voluntary organization (NGO) have played a vital role in ensuring the social and professional development of the nation. तो बच्चों, हमारे देश के जो सेल्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, एनजीओ है, इन सब ने देश को आगे लाने के लिए कोशिश भी की है। द सोसाइटी शोज मैनी पॉजिटिव चेंजेस विच इज़ वेरी क्रेडिबल फैक्ट। तो सोसाइटी ने कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी दिखाए हैं। ऐसा नहीं कि हमारी सोसाइटी बिल्कुल आंख नाक कान बंद करके बैठी है, कुछ काम करती है। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूँगी बच्चों, सच बताना, गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर होते हैं, अगर सच में वो अपनी जॉब के लेने के बाद में अच्छा काम करे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं, तो आज हमारे देश का भविष्य क्या से क्या हो जाए। गवर्नमेंट जॉब लेने के बाद में कोई भी इंस्टीट्यूशन में अगर सचमुच दिल से काम हो तो वो इंस्टीट्यूट्स कितने आगे बढ़े। तो देखो, स्टिल देयर आर मैनी मोर चैलेंजेस टू बी फेस्ड। पॉल्यूशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इलिटरेसी, टेररिज्म आर सीरियस प्रॉब्लम्स टू पॉन्डर ओवर। तो बच्चों, अभी भी देखो पॉल्यूशन का एक मुद्दा कितना बड़ा है। बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, लोगों के पास जॉब नहीं है, गरीबी, अनपढ़, टेररिज्म, ये सब बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं और इनको संभालना ही अब हमारा मेन काम होना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू थिंक अबाउट दैम एंड फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। द आइडिया ऑफ वसुदेव कुटुंबकम, द होल अर्थ इज माई फैमिली, नीड टू बी इनकलकेटेड। तो पूरी दुनिया हमारा एक घर है, ये सिर्फ बोलने से नहीं होता है, इसको मानना भी पड़ता है। धर्म के नाम पे लड़ाई, जाति के नाम पे लड़ाई, जेंडर के नाम पे लड़ाई, ये बंद करनी पड़ेंगी। तो देखो, चैलेंजेस को हमने क्लासिफाई कर रखा है। इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या है हमारे देश की, तो ओवर पॉपुलेशन, भाई पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इलिटरेसी, लोग पढ़ेंगे नहीं तो उनका दिमाग बड़ा नहीं होगा, उनकी सोच बड़ी नहीं होगी। इन्फ्लेशन यानी महंगाई, महंगाई बढ़ेगी तो गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। पॉपुलेशन ही इन सब की देखो माता है, ठीक है। पॉपुलेशन ही इन सारी प्रॉब्लम्स की जन्मदाता है। पॉपुलेशन के कारण ही बढ़ रहा है महंगाई, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। फिर कम्युनलिज्म, जात पात लड़ाई, ये वगैरह, करप्शन जो है वो ज़्यादा है, टेररिज्म ज़्यादा है हमारे देश में। अब देखो रीजनल प्रॉब्लम क्या है अलग अलग जगह पर, तो देखो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ठीक है। तू गुजराती है, तू मराठी है, तू बंगाली है, तू कैरेलियन है, तू तमिलियन है, तो ये जो हमारे अंदर डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव है, ये बहुत गलत है। फिर रीजनलिज्म, ठीक है, कोई किसी जगह का है, मैं अहमदाबादी हूँ, मैं काठियावाड़ी हूँ, मैं राजकोटी हूँ, मैं सूरती हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं मुंबईया हूँ, तो ये जो हमारे अंदर भेद है ये गलत है, इसको हमें हटाना होगा।
बॉर्डर प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, नेचुरल प्रॉब्लम्स भी हमारे देश में, कभी फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, हर साल बिहार में आती है, फिर फैमाइन यानी सूखा भी होता है, अर्थक्वेक आता है, सुनामी आ जाती है, वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, साइक्लोन आता रहता है, कभी गुजरात में आता रहता है अरेबियन सी के कारण, बे ऑफ बंगाल से उड़ीसा में, बंगाल में आता रहता है। अब देखो ओवर पॉपुलेशन की ये पिक्चर मुझे लगता है एकदम परफेक्ट, एकदम बेस्ट है। अब देखो अर्थ के ऊपर से पब्लिक लटक लटक के नीचे गिरने वाली है। तो देखो मालव हैड टू अटेंड हिज मैटरनल अंकल्स मैरिज, ही केम टू द बस स्टैंड विथ हिज मदर, it was very crowded, the bus arrived but there was no place to sit, he could not board the bus as everybody was pushing one another, thus he could not reach his uncle's place in time, why do you think this happened? तो मालव को उसको अपने मामा के मैटरनल अंकल मतलब मम्मी की साइड के जो अंकल मामा की शादी में जाना था, बस आई पूरी भरी हुई, वो बस में चढ़ ही नहीं पाया, जगह ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक बस है और पब्लिक इतनी है, पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो फिर यही होगा ना, तो ओवर पॉपुलेशन के कारण ये हुआ। In the previous chapter, we have studied about overpopulation and its effects. The root cause of almost all problem is overpopulation. देखो किसी भी चीज का अगर आप बोलो खाना नहीं है हमारे देश में गरीबी है, हमारे देश में दवाइयों की फैसिलिटी नहीं है, तो हमारे देश में इतनी जनसंख्या है, इंसान करे तो करे क्या? Let us think about the ways to control population. Increase in population means increase in demand for facilities and infrastructure. पॉपुलेशन बढ़ेगी, फैसिलिटी की डिमांड बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत करना पड़ेगा। पॉपुलेशन ग्रोथ आउटग्रोज द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इन अदर वर्ड्स द पॉपुलेशन ग्रोथ इज मोर एंड फास्टर देन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। पॉपुलेशन जो है वो इतनी तेजी से बढ़ रही है जितनी तेजी से तो हमारे देश में पैसे भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो एक्टिविटी है, ये यहाँ पे प्रिपेयर अ ग्राफ शोइंग पॉपुलेशन इंक्रीज, तो हमने पिछले चैप्टर में सेंसस में देखा ही था, तो आप उसके हिसाब से यहाँ पे ग्राफ बना सकते हो। तो देखो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वाज 102 करोड़ विच इन 2011 हैज गॉन 121 करोड़। ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है। It means there was an increase of 18.14 crore. Overpopulation leads to certain man-made challenges such as pollution, congestion मतलब भीड़ भड़ाका, pollution भी बढ़ रहा है in the residential area, shortage of water, पानी की सुविधा नहीं है, खाने की सुविधा नहीं है, मेडिकल सर्विसेज टाइम पे नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल्स में भीड़ लगी हुई है, एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। आप देख लो एडमिशन में पैसे कितने ज्यादा जाते हैं, है ना, कितनी ज्यादा फीस होती है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, करप्शन हो रहा है, टेररिज्म बढ़ रहा है। हैंस इट बिकेम नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू टेक सर्टेन स्टेप्स टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो अभी गवर्नमेंट को ही स्ट्रिक्ट होकर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। अब देखो इलिटरेसी भी कोई छोटा चैलेंज नहीं है, लोग अनपढ़ होते हैं, गंवार होते हैं, इसीलिए उनकी सोच कभी बढ़ ही नहीं पाती। इलिटरेसी इज अ मेजर फैक्टर हिंडरिंग द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन। हिंडरिंग यानी ऑब्स्टेकल की तरह रोड़ा बनना, रुकावट बनना, ये इलिटरेसी के कारण होता है। लिटरेसी इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड न्यू आइडियाज, डिस्कवरीज एंड नॉलेज। पढ़ा लिखा इंसान होगा तो आइडिया समझ में आएंगे, डिस्कवरी पता चलेगी, नॉलेज होगी उसके पास। एन एडुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली कम्युनिकेट एंड एक्सप्लेन हिज आइडियाज। एक पढ़ा लिखा इंसान अपने आइडियाज को एक्सप्लेन कर सकता है, अपने ओपिनियंस दे सकता है, उसके व्यूज अलग होते हैं, उसके बिलीफ, उसके सब अलग अलग होता है। व्हेन वी अटेंड इंडिपेंडेंस द लिटरेसी रेट वॉज क्वाइट लो। जब हमने आज़ादी पाई थी तब लिटरेसी रेट बहुत ही कम थी, बट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अवेयरनेस टुवर्ड्स एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड एंड द लिटरेसी रेट हैज गॉन अप इन द कंट्री। आज गवर्नमेंट के एफर्ट्स के कारण लिटरेसी डेफिनेटली बढ़ गई है। थिंग्स टू नो देखते हैं। महाराज सयाजी राव गायकवाड़ ऑफ बड़ोदरा हैज मेड द प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपल्सरी इन द 19th century in order to increase the literacy rate in his state। तो आपको पता है MS यूनिवर्सिटी बड़ोड़ा की जो बहुत फेमस है, वो MS यानी महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ के नाम पे ही, और ये बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी है।
अब देखो मेजर्स टू इंक्रीज लिटरेसी, किस तरीके से लिटरेसी को हम बढ़ा सकते हैं। वी कम अक्रॉस इंसिडेंट्स व्हेन पीपल गेट चीटेड बिकॉज ऑफ देयर इलिटरेसी, बच्चों पढ़े लिखे ना होने के कारण बहुत बार लोग चीट हो जाते हैं। इलिटरेसी इज अ टैबू ऑन द कल्चर ऑफ अ सोसाइटी एंड मैनी मेजर्स हैव बीन टेकन टू इरेडिकेट इट। इलिटरेसी एक भद्दा दाग है, आप ये समझ के चलो कि इसको हमें हटाना पड़ेगा सोसाइटी में से, इरेडिकेट करना मतलब हटाना पड़ेगा। फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, हमें फ्री एजुकेशन देना होगा, प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को, स्कॉलरशिप, मिड डे मील, प्री प्राइमरी एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन स्कीम, विद्यादीप स्कीम, रेसिडेंशियल स्कूल फॉर ट्राइबल्स, एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, each one teach one scheme, and since 2009 the right to education RTE have been introduced and implemented। स्कूल में खाना दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप दी जा रही है, फ्री में एजुकेशन, लड़कियों को एजुकेशन, रेसिडेंशियल स्कूल मतलब हॉस्टल्स के अंदर रहने की फ्री में सुविधा, तो कितना सारा गवर्नमेंट कर रही है बच्चों को पढ़ाने के लिए। RTE राइट टू एजुकेशन, बच्चों इसके ऊपर तो मूवी भी बनी हुई है, हिंदी मीडियम, इरफान खान साहब की आपने मूवी देखी होगी कि किस तरीके से गरीबों को अच्छी स्कूल्स के अंदर एडमिशन के लिए फ्री में एडमिशन मिले, उसका भी प्रावधान किया गया है। तो देखो परसेंटेज ऑफ लिटरेसी हम देख सकते हैं 1971 में कितना था और 2011 में कितना हो गया है। नए सेंसस हमें 2021 के हिसाब से अभी मिल जाएंगे। अब देखो इन्फ्लेशन देखो, यानी कि महंगाई, तो बच्चों क्या आप पता लगा सकते हो कि दूध 5 साल पहले उसका भाव क्या था, आज क्या है और कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया भाव। बटर का क्या हो चुका है, मतलब घी का, शुगर का, जैगरी का, मतलब प्राइस कितने तेजी से बढ़ रहे हैं। द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इसेंशियल कॉमोडिटीज, कॉमोडिटीज मतलब सामान, तो जो जरूरी सामान है भाई, दूध इतना महंगा है, पेट्रोल इतना महंगा है, तो इंसान जिए कैसे, सब्जियां इतनी महंगी है। एंड अदर नेसेसिटीज इज नोन एज इन्फ्लेशन, जब ये प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, महंगाई बढ़ जाती है, तो इसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। A price rise in the commodities of daily use creates an adverse effect on human life, तो ये प्राइस राइज के कारण बहुत ही बुरा, एडवर्स मतलब बुरा इफेक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे। Inflation causes stress for common man as it becomes tough for the middle class people and people with limited income to manage their basic expenses। तो बच्चों महंगाई के कारण इंसान के दिमाग में स्ट्रेस बढ़ रहा है, मिडिल क्लास पीपल दबते जा रहे हैं, लिमिटेड इनकम तो 1000 रुपए है, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो घर कैसे चलाए, तो ये बहुत दिक्कत हो रही है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गोज डाउन, लोग बाग अच्छे से जी भी नहीं पा रहे हैं। इट हैज बिकम डिफिकल्ट टू कॉम्बेट इन्फ्लेशन एंड एट टाइम्स पीपल हैव टू कॉम्प्रोमाइज ओवर सर्टेन कॉमोडिटीज और फैसिलिटीज ड्यू टू इन्फ्लेशन, और समय समय पर इंसानों को काफी कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ रहा है, उनके पास अच्छी फैसिलिटीज भी वो ले नहीं पा रहे हैं। अब देखो मेजर्स क्या ले सकते हैं, करप्शन, होर्डिंग एंड ओवर पॉपुलेशन आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फ्लेशन। करप्शन मतलब आपको पता ही है, हर बच्चा जानता है कि करप्शन का मतलब क्या है। होर्डिंग मतलब सामान को छुपाना, मिलावट करना, प्रॉफिट के नाम पे ज्यादा बेचना, ओवर पॉपुलेशन भी आप जानते हो, तो यही सारी चीजें बच्चों जिम्मेदार हैं हमारे देश में महंगाई को बढ़ाने के लिए। द ओनली सॉल्यूशन टू दिस इज प्लान्ड एंड थ्रिफ्टी लाइफस्टाइल, तो हमें एक ऐसी लाइफस्टाइल बनानी पड़ेगी जिससे हम इन चीजों के शिकार बने ही नहीं। अब देखो पॉवर्टी यानी कि गरीबी, poverty is another major challenge faced by our country. A situation where a person is deprived of basic necessities like food, clothing, shelter, employment and medical facilities is termed as poverty. एक इंसान जिसके पास दवाई के लिए पैसे नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, तो वो इंसान गरीब है। उसके पास में जो जिंदा रहने के लिए बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत पड़ती है, वही पूरी करने के लिए पैसे नहीं है। The percentage of people in Gujarat living below poverty line is 14.7%, तो ये कोई छोटा मोटा परसेंट नहीं, बहुत बड़ा परसेंटेज है। The criteria of poverty are set on the basis of purchasing capacity at level of income। तो बच्चों ये कौन गरीब है कौन अमीर है कैसे डिसाइड किया गया है कि भाई किसके पास कितनी किसी चीज को खरीदने की क्षमता है, उसके हिसाब से डिसाइड किया गया है। ड्यू टू द 5-year plan, education and medical facilities have become more accessible in India. Moreover, the growth of industries has created lot of job opportunities which consequently has reduced poverty। तो देखो ये तो अब ऑफिशियल आंकड़े हैं, ये बताए जाते हैं कि भाई आजकल इंडस्ट्री में जॉब मिल जाती है, पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो
बाकी मुझे तो ऐसा लगता नहीं है, मुझे तो लगता है कि हमारे देश का जो इंसान है वो लग्जरियस लाइफ जीने के लिए, एप्पल के आईफोन खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए और ज़्यादा लुटता जा रहा है। वो ज़्यादा रिच दिखने की लालच में और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। The income of people has increased due to the integration of technology in agriculture and other profession। तो यहाँ बताया जा रहा है कि आज नई टेक्नोलॉजीज है भाई, पंप है, वाटर पंप है, फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है किसानों को, ट्रैक्टर्स हैं, हाइब्रिड सीड्स हैं, तो अब अच्छे से किसान अच्छी खेती कर रहे हैं। बट आप देख सकते हैं कि किसान आज भी वही गरीब किसान है, कोई किसान बनना भी नहीं चाहता। तो कोई किसान क्यों नहीं बनना चाहता अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी देश की हालत खराब है। अब देखो बीपीएल क्या होता है, तो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे। People living the below poverty line face the following situations: they do not get proper nutritious food, live in unhygienic condition, are illiterate and deprived of medical facilities, their children have to indulge into labor। जो लोग गरीबी रेखा के नीचे होते हैं, ना उनको अच्छा खाना मिलता है, ना वो अच्छी जगह पे रहते हैं, ना वो पढ़े लिखे होते हैं, ना उनके पास मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, और उनके बच्चे भी बचपन से मजदूरी में ही लग जाते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, विजिट योर पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ पीपल हु लिव अंडर द पॉवर्टी लाइन। तो बच्चों ये जो एक्टिविटीज है ना, सही मायनों में आपको करनी चाहिए, वरना आप भी करप्ट ही कहलाओगे। जब आपको बुक में दे रखी है कि आप जाओ ये काम करो, तो आपको सच पता चलेगा अपने देश का, तो आपको फिर ये करना है। अब देखो करप्शन की बात करते हैं। करप्शन इज इन सिंपल टर्म्स मीन्स लैक ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी। जब हमारे अंदर ऑनेस्टी ना हो, जब हम गलत काम करते हैं, यूज ऑफ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट फॉर डिसऑनेस्ट गेन, तो जब झूठ के लिए हम अपनी पोजीशन का यूज करें, पावर का यूज करें, इट मीन्स डिसऑनेस्ट बिहेवियर बाय दोज इन पोजीशन ऑफ पावर such as managers or government officials। Corruption can include giving or accepting bribes। bribes मतलब जो कहते हैं ना रिश्वत, और इनअप्रोप्रिएट गिफ्ट्स, डबल डीलिंग, अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन मतलब जो 2 नंबर के पैसे, 1 नंबर के पैसे, मैनिपुलेटिंग इलेक्शंस में झूठ बोल के इलेक्शंस में वोट ले लेना, डाइवर्टिंग फंड, जो फंड आ रहा है गरीबों की मदद के लिए वो फंड को यूज कर लेना, लॉन्डरिंग मनी एंड डिफ्रॉडिंग इन्वेस्टर, जो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने किया है उनको फ्रॉड कर देना उनके साथ में, तो ये सब करप्शन है। करप्शन हैज बिकम द मेजर इशू दैट हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ अवर नेशन। हमारे देश की रुकावट में करप्शन सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है बच्चों। लेकिन आज ये बताओ कि हमारे देश के खून में, हर इंसान के खून में करप्शन है। हर इंसान अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने के लिए सामने वाले को उल्लू बनाता है और करप्शन करता है। अगर आप अपने माता पिता को ये समझा सको कि वो करप्शन बंद कर दे, तो डेफिनेटली हमारा देश बदलेगा एक दिन। वरना आपके माता पिता की ये जो कर्मों की सजा है, जो करप्शन की सजा है, उनको लग रहा है कि वो आप लोगों के लिए पैसे कमा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, लेकिन वो आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं। और कहते हैं ना, कर्म का फल इसी जन्म में मिलेगा। आपके माँ बाप के, आपके दादा दादी के किए हुए गलत कर्म का फल आपको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए करप्शन से दूर रहें। इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, करप्शन के कारण क्या होता है, तो देखो वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंसान के अधिकारों का जो होता है वायोलेशन होता है, हनन होता है। हिंडरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशन, हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता। डिटोरेशन ऑफ मॉरल वैल्यूज, इंसान की जो भावनाएं होती है, मॉरल वैल्यूज, वो खत्म हो जाती हैं। महंगाई बढ़ती है। लैक ऑफ ट्रस्ट इन लॉ, कानून के अंदर ट्रस्ट नहीं रहता है। एनकरेजमेंट और टू नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, ये बाप का सारा पैसा बेटा लेगा, ये सारी चीजों में बढ़ोतरी होती है। स्लो ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ब्रेच ऑफ फेथ, तो ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाती और सत्य की, विश्वास की हार होती है। मेजर्स क्या हो सकते हैं, तो देखो गवर्नमेंट हैज फ्रेम्ड सर्टेन लॉज सिंस 1988 टू रिड्यूस एंड प्रिवेंट करप्शन। एंटी करप्शन ब्यूरो बनाया है, हैज बीन फॉर्म्ड इन द ईयर 1964। इट हेल्प्स पीपल इन चेकिंग एंड कंट्रोलिंग करप्शन। तो मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि 1964 पे जब ये बन चुका है, तो भी आज हमारे देश में इतना ज्यादा करप्शन क्यों है। तो ये सारी चीजें बड़ी विचार करने वाली हैं। मैसेज क्या है, देखो एक्सेप्टिंग एंड ऑफरिंग ब्राइब बोथ आर क्राइम। किसी को रिश्वत देना या किसी से रिश्वत लेना, ये दोनों के दोनों क्या है बच्चों, एक क्राइम है। देखो थिंग्स टू नो अबाउट द लीगल प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट करप्शन एंड ब्राइबरी। तो डायरेक्टर है एंटी करप्शन ब्यूरो, ये उनका एड्रेस दिया हुआ है अहमदाबाद के, तो आप यहाँ पे उनको मेल कर सकते हो अगर आप जो हैं कोई लीगल प्रोसीजर्स जानना चाहते हो करप्शन के बारे में। अब देखो बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, डिटेल्स ऑफ द जॉब अवेलेबल, टीचर्स ऑफ हाई स्कूल एंड प्राइमरी, तो ये जो है देखो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है,
वैकेंसी 13,000 है, एप्लीकेशन कितनी आती है 1.5 लाख। बच्चों ये पुरानी बुक है, अभी तो आपको डेटा पता भी नहीं है कितने लोग बेरोजगार हैं हमारे देश के। अब देखो, इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द मॉडर्न टाइम्स हैज एडेड टू द बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजी के आ जाने से प्रॉब्लम और बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जो पुराने लोग थे, जो बेचारे अपडेट नहीं हो पाए, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको फिर जॉब मिल ही नहीं पाती है। फॉर एग्जाम्पल, द यूज ऑफ कंप्यूटर हैज मेड द वर्क फास्टर एंड मोर एक्यूरेट। अब जो कंप्यूटर है वो एक आदमी मतलब 10 आदमियों का काम अकेला कर देता है फटफट, तो फिर बाकी लोगों को फिर जॉब ही नहीं मिलती है। मशीनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैज लेफ्ट मैनी एग्रीकल्चरल लेबरर्स अनएम्प्लॉयड। अब जो ट्रैक्टर्स आ गए हैं तो फिर जो खेत में मजदूर है उनकी जरूरत ही नहीं पड़ती। सच लेबरर्स फेसिंग अ टफ टाइम टू अर्न देयर लिविंग। अब उन लोगों को खाना खाना ही मुश्किल हो गया, उनके पास पैसे ही नहीं है, घर कैसे चलाए। माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। अब वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शहरों में जाते हैं काम की तलाश में। एज अ रिजल्ट द रूरल एरियाज आर डिसइंटीग्रेटिंग। इसीलिए जो रूरल एरियाज हैं वो बेचारे टूटते जा रहे हैं, डिसइंटीग्रेट होते जा रहे हैं। एजुकेशन हैज इंक्रीज्ड एंड एक्सपांडेड इट्स हॉरिजॉन्स बट द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव नॉट इंक्रीज्ड एट एन इक्वल रेट, सो द अनएम्प्लॉयमेंट हैज इंक्रीज्ड। आज हमारे देश में खूब पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन जॉब्स नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है। The density of population in cities has increased. As a result, the challenges of water, shelter, transport, health, hygiene and education have grown out of proportion. अब लोग शहरों में चले जाते हैं, शहरों में मकान नहीं मिलते किराए से, ज़मीनों के भाव बढ़ गए हैं, पानी नहीं है, घर नहीं है, अच्छा खाना नहीं है। क्या करे कोई इंसान शहर में आकर भी। अदर चैलेंजेस सच एज द इंक्रीज इन डर्टी एंड कंजस्टेड स्लम्स। गंदगी इतनी बढ़ गई है शहरों में, खूब भीड़ इकट्ठी हो गई है। द एंटी सोशल एक्टिविटी, चोरी चकारी बढ़ गई है, बाल मजदूरी बढ़ गई है, चाइल्ड लेबर, ड्रग एडिक्शन, लोग दुख में, तनाव में और इन सब में नशा करने लगे हैं। यूज ऑफ अल्कोहल, मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है। आर द बाय प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रोइंग अर्बनाइजेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अ पर्सन हु इज अबव 18 years of age and is willing and capable to work and does not get a job is called an unemployed person. एक इंसान जो 18 साल का है, पढ़ा लिखा है, उसको काम मतलब वो काम करना चाहता है लेकिन फिर भी उसको जॉब नहीं मिल रही, तो उसे हम बेरोजगार यानी अनएम्प्लॉयड पर्सन कहते हैं। अब देखो क्या मेजर्स हम कर सकते हैं किसी की भी बेरोजगारी को दूर करने के लिए। For the solution of this problem, many voluntary organizations of the government have developed plans and policy as follows. Shelter for the economically backward, जो लोग गरीब हैं बहुत ज़्यादा उनके लिए घर की सुविधा। फ्री एजुकेशन, प्योर ड्रिंकिंग वाटर, सफाई, क्लीनलीनेस, मोबाइल मेडिकल सर्विस जो आप 108 एम्बुलेंस वगैरह देखते हो। एनकरेजमेंट टू कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी छोटी इंडस्ट्री जो होती है जैसे अगरबत्ती बनाना, दिए बनाना, मोमबत्ती बनाना। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है। सिंप्लीफाइड लोन फैसिलिटी देते हैं। बाय प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशियस फूड, अच्छा खाना देते हैं। प्राइमरी नीड पूरी करते हैं जैसे आंगनवाड़ी होती है। इस तरीके से द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द सिचुएशन इन स्लम एरियाज। तो जो गरीब एरिया है उनमें गवर्नमेंट ये जो है सिचुएशन को थोड़ा अच्छा करने की कोशिश कर रही है। अब देखो थिंग्स टू नो। Farmers in the village are provided loans on reasonable interest rate for farming and animal husbandry, and that is why the Green Revolution and the White Revolution have flourished. Consequently, the production in agriculture and dairy industry has increased. तो बच्चों किसानों को गाँव में आसानी से लोन की सुविधा मिले, उनके इंटरेस्ट रेट, उनका ब्याज दर कम रखा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान अच्छी खेती करें, एनिमल्स को पालें, उनका दूध बेचें, उनके प्रोडक्ट्स बनेंगे। तभी तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति और सफ़ेद रिवोल्यूशन यानी ये जो वाइट मिल्क प्रोडक्ट्स से बनने वाली जो रिवोल्यूशन है, क्रांति, ये आए और हमारा देश बहुत ही आगे जाए। अब देखो टेररिज्म की बात करते हैं तो ये टेररिज्म तो सच में इतना वाहियात प्रॉब्लम है जिससे हर देश परेशान है। टेररिज्म इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। कोई कंट्री आज ऐसा नहीं है जो टेररिज्म से परेशान ना हो। टेररिस्ट एक्टिविटीज आर एन ऑब्स्टिकल इन द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। इट इज एन एविल एफर्ट टू डिस्टर्ब द पीस, ब्रदरहुड एंड यूनिटी ऑफ अ नेशन। टेररिज्म इन्फ्लिक्ट्स fear in people through violence and hatred. The goal of terrorism is never scared, pure or good. तो बच्चों टेररिज्म जो है ये किसी भी देश की प्रोग्रेस में एक रोड़ा है। आप देख सकते हो हमारे देश में अक्षरधाम पे भी हमला हुआ, ताज होटल में भी हुआ, जम्मू कश्मीर में हमारे काफ़ी सारे सैनिक इन टेररिज्म के कारण परेशान ही रहते हैं। तो बच्चों हमारा भाईचारा इससे डिस्टर्ब होता है, हमारे देश की एकता ख़त्म होती है, लड़ाई झगड़े, नफरत बढ़ती है।
तो टेररिज्म कभी भी अच्छा हो ही नहीं सकता, बेकसूरों की जान लेना ये कभी भी सही हो ही नहीं सकता। Terrorism is an inhuman act carried out by certain group of people in a planned way. It resorts to bullying, killing or torturing somebody. टेररिज्म बिल्कुल अमानवीय काम है बच्चों। कुछ ग्रुप के, कुछ समुदाय के लोग ये करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ, लोगों को तंग करना, मारना, उनको टॉर्चर करना, ये उन्हें अच्छा लगता है। टेररिज्म इज अ चैलेंज फॉर एनी गवर्नमेंट। टेररिज्म जो है वो किसी भी गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। टेररिज्म इज एन ईजी वे टू डिस्प्ले पावर फोर्सफुली। अपने पावर को मनवाना, अपने पावर को दिखाना। इनोसेंट पीपल बिकम अ टारगेट ऑफ मसार्क एनीवेयर। कहीं पे भी बेचारे इनोसेंट से लोग इसका शिकार होते हैं और उनकी हत्याएं हो जाती है। In the past, there were terrorist attack on the Parliament, Hotel Taj, Mumbai share market, local train and on Akshardham, etc. आपने ऐसी मूवीज देखी होंगी जिनके अंदर ये सीन्स भी बताए गए हैं और आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। बच्चों बहुत ही खराब हालत होती है टेररिज्म अटैक के कारण। टेररिज्म इज प्योर हेट्रेड एंड क्रूरल्टी। मतलब पूरी नफरत और ये जो कहते हैं ना एकदम क्रूरता है ये। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विथ किन्समैन, रिलीजन और लैंग्वेज। टेररिज्म का कोई लेना देना नहीं है किसी भी धर्म से, किसी भी भाषा से। टेररिज्म बिल्कुल गलत काम है। देखो क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। वी हैव टू फेस इट विद ब्रेवरी एंड करेज। हमें इसे बहादुरी से और हिम्मत से लड़ना होगा। द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ द नेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव। हमेशा हमें एक्टिव रहना होगा, स्ट्रॉन्ग रहना होगा। अवेयरनेस रिगार्डिंग कोऑपरेटिंग विद द सिक्योरिटी एजेंसी हैज टू बी डेवलप्ड। कहीं पे भी अगर कोई लावारिस बैग देखते हो पड़ी हुई तो तुरंत दिमाग चलना चाहिए कि इसमें कुछ गलत हो सकता है, हम तुरंत इंफॉर्मेशन दें। हम हमेशा अवेयर रहें। People have to be very alert at public or crowded places. One must not pay attention to rumors. हमें कभी भी उड़ती उड़ती खबरों के इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। एंड शुड नॉट पैनिक इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। कभी भी ऐसी कोई सिचुएशन हो तो हमें डरना नहीं चाहिए। द सिक्योरिटी फोर्सेज शुड बी वेल इक्विप्ड विद सीसीटीवी कैमराज एंड मेटल डिटेक्टर्स। तो हमें हमेशा सीसीटीवी कैमराज भी हर जगह होना चाहिए, मेटल डिटेक्टर के कहीं बॉम्ब या कुछ है तो नहीं। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस अदर चैलेंजेस फेस्ड बाय द नेशन आर ऑर्थोडॉक्सी, कम्युनलिज्म, religionism, discrimination based on language, border issue and rehabilitation after natural disasters. Study these in detail and try to know the possible solution to these problems with the help of your teacher. इससे भी बुरे हैं ऑर्थोडॉक्सी, ये जो पुराने विचार, लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, औरतों को चूल्हा चौका समझाना है, संभालना है। तो ये जो विचार होते हैं गलत से, ये नहीं होने चाहिए। ये जो नफरत, हिंदू मुस्लिम नफरत, ये नहीं होनी चाहिए। ये जो हम भाषा से एक दूसरे का भेदभाव करते हैं, तो बंगाली, मैं गुजराती, मैं मराठी, ये गलत है। बॉर्डर इश्यूज गलत हैं। अगर कहीं पे कोई बाढ़ आ गई है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है, उनके खिलाफ भेदभाव रखना ये गलत है। तो ये चैलेंजेस बच्चों हम अपने दिल से समझते हैं और इनके लिए सॉल्यूशन भी हमारे दिल में है। हमें अपने दिल की बात सुननी है और लोगों की मदद करनी है, इंसानियत का फर्ज निभाना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इस चैप्टर को दिमाग के साथ आपने दिल से भी समझा होगा, ऐसा मुझे लगता है। स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। आपका फेवरेट चैनल नॉलेज इज विजडम।